अघोष में हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों श सघोष या घोष, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और ह। ठीक है, अब आप पहचानोगे कैसे? बहुत हल्की सी पहचान आपको बता देती हूँ। जैसे आप अपने कंठ के पास हाथ लगाना, ठीक है, ऐसे उंगली बिल्कुल हल्के से टच करना, दबाना नहीं है, पकड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के से टच, जैसे हवा आती जाती रहे, और तब उच्चारण करना है क ख ग घ ड़। तो आपको पता चलेगा कि जब आप क ख बोलते हो यानी पहला और दूसरा, तब उतना आपको वाइब्रेट नहीं लगता, लेकिन जब आप ग घ ड़ बोलते हो तो बहुत ज़्यादा झनकार हाथ में महसूस होती है। तो यही है वो, इसी को कहा है स्वर तंत्र में कंपन। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है, पहला और दूसरा, चाहे आप च छ बोलो, ट ठ बोलो, या त थ बोलो, या प फ बोलो, तो आपको कम झनकार लगेगी, लेकिन जो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा आएगा, अगर बहुत कस के पकड़ लोगे ना तो सब में झनकार लगेगी पर बिल्कुल हल्के से। ठीक, तो अगर एग्जाम में आ जाए ना, ये प्रैक्टिकल करके रखना चलिए नंबर 2। अच्छा, इसमें एक नोट आप लिख सकते हो यहाँ पर देखो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन था आपका क, च, ग और स्वर, ए, बी, सी और डी। आंसर बताइए। प्रश्न बता देती हूँ फिर से, निम्न में से सघोष व्यंजन कौन सा है? आ गया ना समझ में? आंसर क्या होगा? ग। अब जो ये आंसर लगाता ना कि इसमें सी और डी दोनों हैं, तो उनसे कहना व्यंजन पूछा है ऑप्शन में। यहाँ मैंने लिखा है वर्ण। अगर सघोष वर्ण पूछता है तो आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, और अगर वर्ण नहीं पूछा, व्यंजन पूछा है, तो सिर्फ आपका सी आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है ना, आपके एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, एग्जामिनर इसी तरह से पूछता है, और उसमें क्या करते हैं, आप कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, या किताबों में लिखा रहता है कुछ, जब यूट्यूब पे आंसर की आने लगती है, ये सारी चीज़ें आती, तो वो यही सब गड़बड़ हो जाती है, उसमें ध्यान नहीं देते, बताते भी नहीं है, उल्टा सीधा क्वेश्चन का आंसर देके। तो ये आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है कि वर्ण क्या है, व्यंजन क्या है और स्वर क्या है। ठीक, व्यंजन और स्वर ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? वर्ण के अंतर आते हैं। अगर हमसे वर्ण बोल दिया, अब हमें नहीं पता कि वो स्वर की बात कर रहा है या व्यंजन की बात कर रहा है, और जब वो स्वर और व्यंजन नाम ले रहा है तो वो उस वर्ण को पाठ कर रहा है कि हाँ ये ठीक वैसे ही है। जैसे मान लो हमने कहा श्याम लाल के बेटे, तो श्याम लाल के बेटे, हमने उसके दो बेटे हैं, एक है मोहन और एक है सोहन। ठीक, तो जब अगर हम बोले कि श्याम लाल का बेटा, तो या तो मोहन या तो सोहन, कोई एक होगा ना। और अगर हम बोलेंगे मोहन, तो मोहन भी तो श्यामलाल का बेटा ही है, लेकिन मोहन एक अलग निकल गया और सोहन अलग निकल गया। ठीक वैसे ही है ये वर्ण, ये है श्यामलाल और इनके दो बेटे हैं, ये स्वर और व्यंजन। जब बोला जाए श्यामलाल का बेटा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर नाम बोला जाए मोहन, तो मोहन ये हो गया और सोहन ये हो गया। समझ रहे ना अंतर? ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका दिया है नंबर 2, प्राण तत्व के आधार पर। तो यहाँ पर प्राण तत्व का क्या मतलब है, इसी के सामने एक लाइन लिखो। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या सांस। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा या सांस। और प्राण तत्व के आधार पर जो हमारे स्वर व्यंजन हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अल्प प्राण, और अल्प प्राण में लिखिए परिभाषा।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, यहाँ तक आपका भाव खत्म नहीं होता, इसलिए कभी भी इसके बाद पूर्ण विराम नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे? कॉमा का प्रयोग, अल्प विराम का प्रयोग। और फिर हमने लिखा उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तब हमारा भाव पूरा होता है और अंतिम में पूर्ण विराम लगेगा। अरे क्या लिख रहे हो? मैं तुम्हें ही समझा रही थी, ये तुम्हें लिखने के लिए नहीं बोला। क्या सुना तुमने? मेरी बात को सुनो। परिभाषा जो लिखी है उस परिभाषा में है आया है बीच में, उन्हें से पहले उधर वहाँ पर तुमने पूर्ण विराम लगाया, उसको काट के अल्प विराम लगाओ। अल्प विराम जानते हो क्या होता है? कॉमा। ठीक है, कॉमा होता है। अब बाद में जब हमने कहा कि उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, यहाँ भाव पूरा हो गया, यही पूर्ण विराम, और उसके बाद जो लिखा है उसे काट दो। अब लिखो जैसे। जैसे देखते हैं। देखो ये अल्प प्राण में हमारा दिया है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमारा कौन सा आता है? य, र, ल, व। ये हमारा किस में आएगा? अल्प प्राण में आता है। इसके बाद हेडिंग बनाओ महाप्राण। लिखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे में लिखो हर वर्ग का दूसरा, चौथा ऊष्म व्यंजन। अब देखो प्रैक्टिकल करके, जब आप क बोलते हो और क के बाद ख बोलते हो तो तुलना करो, दोनों के उच्चारण में हवा में अंतर लगता है। क ख ज़्यादा हवा निकलती है मुख से, फिर ग घ, फिर ड़। ठीक है, तो पहचान सकते हो कि महाप्राण कौन सा और अल्प प्राण कौन सा। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उच्चारण करके पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नीचे आपका दिया है अंतस्थ व्यंजन। कई बार हमको आया, हमें ये तो समझ में आ रहा है स्पष्ट व्यंजन, तो बार बार आ रहा है अंतस्थ व्यंजन। देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। लिखिए इसकी परिभाषा। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन
व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। सामने देख लो, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये 4 होते हैं, ये 4 होते हैं। देखो, कोई चीज़ ना समझ में आया करे ना तो मुझसे बोला करो, आपस में बोलने या बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। पूर्ण विराम कहते हैं, हो गया स्टॉप। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, ये एक दूसरा भाव है। हाँ, इसके बाद भी फुल स्टॉप, इसके बाद भी आप पूर्ण विराम लगाओ, दोनों के बाद आप पूर्ण विराम लगाओ। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखा करो, सामने जो सीट पे बैठते हैं ना स्टूडेंट, इनका नोट्स सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, इनमें कोई एरर नहीं होता, क्योंकि मैडम हमेशा चेक करती रहती हैं सामने, और जो भी एरर आता है ना तो तुरंत की तुरंत मैं वहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ गलती की है। और जो जितना ज़्यादा पीछे जाके कोने में बैठता है ना, मुझे डाउट रहता है कि उतनी ही गलती करता होगा वो पीछे, और कई बार तो मैं फेस पे देख के समझ आती हूँ कि क्या गलती की होगी, फिर सामने लिखती भी हूँ। हाँ, वो तो होता ही है, वो तो हर चीज़ में है, कभी कभी अपवाद तो होता ही है। चलिए दिखाइए सर। देखिए, आपकी नोटबुक में सारणी बनी होगी, यहाँ पे नीचे सारणी दी हुई है, वर्ण दिया है, फिर वर्ग दिया है, फिर उच्चारण स्थान दिया है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा कि ये 4 होते हैं, इसमें हमने लिखा य र ल व। तो य का जो वर्ग है वो है तालव, और तालव वर्ग मतलब ये तालु से उच्चारित होता है। तो जब आप य का उच्चारण करेंगे, ध्यान रखना, देखो अंतस्थ व्यंजन को कुछ किताबों में ये भी लिखा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कहीं भी टच नहीं होती जीभ। ध्यान रखना, ये सही बात है, इसलिए भी इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है कि जब हम इन चारों व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी बीच में ही रहकर वाइब्रेट होती है। तो जहाँ आपका ये तालु है, जब आप य का उच्चारण करते हो तो वो तालु के नीचे आके वाइब्रेट होती है। उसके बाद जब आप र का उच्चारण करते हो और इसका वर्ग दिया है वर्तस्य, और वर्तस्य कहते हैं दंत मूल को, यानी मसूड़ा जो होता है दांत की नीचे की जड़, उसे कहते हैं। और कौन से दांत की? आगे वाले दांत की। ठीक है, जो आगे वाले दांत होते हैं उसका मसूड़ा। ऐसा नहीं अब आप कहो मैडम हम तो जो हमारे दाढ़ है वहाँ भी मसूड़ा है तो वहाँ भी है, तो वो नहीं, आगे वाला दांत। ठीक है, आगे वाला जो दांत होता है उसकी जड़ के पास जाके, मतलब उसके नीचे जाके हम र का उच्चारण करते हैं, वहाँ भी टच नहीं होता है कुछ ऐसे। हाँ, आगे ऊपर के ऊपर वाले हिस्से की ही बात कर रहे हैं हम, उसी के नीचे ही तो वाइब्रेट होगी। नीचे वाले के नीचे कैसे वाइब्रेट होगी? नीचे तो ऊपर वाइब्रेट होगी ना, हम ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका र और ल दोनों वर्तस्य वर्ग के कहलाते हैं, दोनों का उच्चारण मसूड़ा होता है। और इसके बाद आ जाता है आपका व, और व कहते हैं दंतोष्ठ, जिसमें ऊपर के दांत और नीचे का होठ मिलकर इसका उच्चारण करता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान भी आ गया, इसका वर्ग भी आ गया। तो 4 क्वेश्चन, 4 नहीं 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। या तो वो एक बार वर्ग पूछ सकता है, उच्चारण स्थान पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ क्वेश्चन बन गए। चलिए अब आ जाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन पर। संघर्षी व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, लिखिए इसकी परिभाषा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले, किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा उत्पन्न करे, तथा
ऊष्मा उत्पन्न करे। उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं।